वालेकुम। अच्छा, इंटरनल सॉवरेनिटी में मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं। इक्वल वर्सेस एक्चुअल सॉवरेनिटी एंड लीगल सॉवरेनिटी। अब लीगल सॉवरेनिटी तो आपको पता है कि लीगल सॉवरेनिटी किसके पास होती है, लीगल सॉवरन के पास। लीगल सॉवरन किसी भी कंट्री में आप बड़े आराम से बता सकते हो आजकल के टाइम में कौन होता है, जिसके पास जो सामने लॉ बना रहा होता है, लीगली जिसके पास राइट होता है फॉर्मली, जैसे पार्लियामेंट। ठीक है। अच्छा, लीगल सॉवरन तो आपको पता है, और लीगल सॉवरेनिटी भी लीगल सॉवरन एक्सरसाइज करता है। पॉलिटिकल सॉवरन या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या है, चलो ये देखते हैं। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी रेफर्स टू द रियल अथॉरिटी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पॉलिटिकल रियलिटी को बोलते हैं, मतलब रियल अथॉरिटी जिसके पास है वही पॉलिटिकल सॉवरन है। जिसके ग्रुप के, जिस बंदे के, जिस इंस्टीट्यूशन के पास रियल अथॉरिटी है, आप बोलोगे वो पॉलिटिकली सॉवरन। ठीक है। पॉलिटिकल सॉवरन रेफर्स टू द रियल अथॉरिटी दैट इन्फ्लुएंसेस एंड कंट्रोल्स हाउ अ स्टेट इज गवर्न। मतलब पॉलिटिकल सॉवरेनिटी आम जुबान में ये डिसाइड करती है कि एक स्टेट किस तरह गवर्न होगी। अब आप ये बोल सकते हो कि मैम आपने तो बोला था कि लॉ जो है लीगल सॉवरन बनाता है, और हमारी कंट्री में लॉ पार्लियामेंट बनाती है, मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा ना कंट्री में क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपके सामने पार्लियामेंट लॉ बना रहा है। अब पार्लियामेंट से लॉ कौन किस तरह के बनवा रहा है, वो होता है पॉलिटिकल सॉवरन। अब पार्लियामेंट आपके सामने है, आपके सामने एक बंदा है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल अजहर। अजहर सारे डिसीजन ले रहा है, और अजहर के पीछे उसके दोस्त है जो जब भी दोनों रात को बैठते हैं। अजहर के दोस्त का नाम अली है। वो दोनों जब भी रात को बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो अली उसको बताता है उसको करना क्या है, और अजहर सुबह उठ के वही डिसीजन ले लेता है। तो यहाँ पे रूल कर कौन रहा है, अली, अजहर नहीं। अजहर आपके सामने सारे क्या बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, लेकिन पीछे मास्टरमाइंड कौन है, अली है। तो यहाँ पे लीगल सॉवरन तो आपके सामने होता है, मास्टरमाइंड पॉलिटिकल सॉवरन होता है, और ये कोई एक बंदा नहीं होता। लीगल सॉवरन आप बता सकते हो, पॉलिटिकल सॉवरन आप नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल होता है पॉलिटिकल सॉवरन का बताना। ठीक है। While legal sovereignty formally establishes the rules and laws, political sovereignty is the written force that determines how those rules are applied or followed. Legal sovereign formally established होता है ना, जैसे पार्लियामेंट फॉर्मली लॉ बनाती है ना। लीगल सॉवरन तो आपके सामने फॉर्मली बना देती है, ये बिल पास हो गए, ये लॉ बन गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपके सामने फॉर्मली स्टैब्लिश करता है लॉ को। लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिकल सॉवरन होता है, असल में वो डिसाइड कर रहा होता है कि रूल्स किस तरह बनेंगे, वो किस तरीके से अप्लाई होंगे, और वो किस तरीके से फॉलो होंगे। तभी तो वो बिल असल में पॉलिटिकल सॉवरन के ही लफ्ज होते हैं, जो वो लीगल सॉवरन ऊपर थप्पा लगा देता है। बस इतनी सी बात है। David Dicey, a prominent constitutional theorist, pointed out that behind the official legal sovereign, there is always a political sovereign. This could be any powerful group like the military, aristocracy, religious institution, or even business elites whose influence is widely accepted by society. कोई भी हो सकता है यार, कोई भी। पता है आपको पॉलिटिकल सॉवरेन इवन लोग भी हो सकते हैं। कोई इस तरह की कंट्री जहां पे ये मान रहे हैं सारे ना, पूरी दुनिया मानती है कि उस कंट्री में पार्लियामेंट वही लॉ बनाती है जो लोग कहते हैं। तो फिर असल में पार्लियामेंट तो सामने लॉ स्टैब्लिश कर रही ना फॉर्मली। बात किसकी मान जा रही है, लोगों की। तो आप बोलोगे वहां पे पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकली सॉवरन है, मतलब कि लोग पॉलिटिकली सॉवरन है। और कहीं पे आपको लग रहा होगा यार पीछे तो सारी मिलिट्री है, तो मतलब मिलिट्री असल में लॉज बना रही है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसके पास है, मिलिट्री के पास है। लीगल सॉवरेनिटी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट फॉर्मली स्टैब्लिश कर रही है लॉ को, लेकिन रियल अथॉरिटी किसके पास है, मिलिट्री के पास। फिर कुछ कंट्रीज में बिजनेस लीड्स होते हैं, कोई बड़ा बिजनेस टाइकून हो सामने। अच्छा, कोई बिजनेस टाइकून होगा जिसकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा कंट्री में, तो पार्लियामेंट उसी तरह के लॉज बनाएगी जो वो कह रहा होगा बिजनेसमैन। ठीक है। मतलब कि पॉलिटिकल सॉवरेन कोई भी हो सकता है आपकी कंट्री में, कोई भी पावरफुल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है आम जबान में। ठीक है। अच्छा, अनलाइक लीगल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज मोर फ्लूइड एंड एम्बिगस। एम्बिगस मतलब कि जो चीज कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग सी आपको फील होती है, कंफ्यूजिंग होती है ना बहुत ज्यादा, उससे आप एम्बिगस बोलते हो। ठीक है। मतलब जिसकी आपको समझ नहीं आती, वेग होती है ना आम। तो पॉलिटिकल सोवरेन कहते फ्लूइड होती है, मतलब अगर आज आपकी कंट्री में कोई एक ग्रुप है जो पॉलिटिकल सॉवरन है, हो सकता है अगले टाइम पे मिलिट्री हो सकता है उसके अगले टाइम पे
कोई और एक बंदा हो, तो मतलब ये फ्लूइड सी होती है, चेंज होती रहती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी होती है, एम्बिगस सी होती है, वेग होती है, समझ नहीं आती ना। लीगल सॉवरेनिटी तो आप बता सकते हो पार्लियामेंट है, कोई भी पार्टी आए पार्लियामेंट के नाम पे ही लीगल सॉवरेनिटी है, लेकिन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं रहती, ना किसी एक बंदे के पास, ना ग्रुप के पास, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। इट डजंट हैव अ फिक्स स्ट्रक्चर एंड कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, पार्लियामेंट का तो फिक्स है ना, कोई फिक्स, हर कंट्री में हमें नहीं पता कौन होगा, हमारी कंट्री में कौन है, इंडिया में कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पॉलिटिकल सोवरेनिटी में रेस्ट विद इलेक्टोरेट एंड पब्लिक ओपिनियन। हम लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सोवरेनिटी किसके पास होती है, पार्लियामेंट किसको देख के लाभ बनाती है, पब्लिक ओपिनियन, लोगों को देख के बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉलिटिकल सोवरेनिटी किसके साथ होती है, इलेक्टोरेट मतलब लोगों के साथ, पब्लिक ओपिनियन के साथ। वेयर एज अथॉरिटेरियन रिजीम्स में किसके पास होगी, इट कुड बी डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री और रूलिंग पार्टी। मतलब जिनके अथॉरिटेरियन रिजीम वो होती है ना, जो मतलब पूरी अथॉरिटी के साथ रूल करते हैं, वहां डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैं आपको ये गवर्नमेंट जब करवाऊंगी टाइप्स मामले में बताऊंगी, वहां पे कोई भी मिलिट्री या कोई भी रूलिंग एक पार्टी, यूनि पार्टी कोई भी हो सकती है। तो पता नहीं है ना, अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन हो और पता नहीं चलता, कभी कभी पब्लिक ओपिनियन या लोग नहीं होते, कोई और ही होता है, जैसे हो सकता है कोई और ग्रुप हो, सिर्फ एक ही कोई ग्रुप हो कहने को। जैसे अभी आप कोई कंट्री ले लें जो आपको पता हो वहां पे डेमोक्रेसी है, आप बोलो वहां की पार्लियामेंट तो पब्लिक ओपिनियन को देख के ला बनाती है, लेकिन क्या पता पब्लिक ओपिनियन को देख के बनाती है किसी और, कोई एक प्रेशर ग्रुप है, कोई ग्रुप है, कोई एक इंस्टीट्यूशन है, मिलिट्री है या कोई भी है, उसके कहने पे ला बना रही। तो हम कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लोगों के साथ होती है सोवरेन, मतलब लोगों की बात मानी जाती है, लोगों की बात मान के ला बनाया जा रहा है। तो पॉलिटिकल सोवरेन हम उसको बोलेंगे जिसकी बात को मान के ला बनाया जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल पॉपुलर सोवरेनिटी में सिर्फ लोग होते हैं, वो इससे अगला पॉपुलर सोवरेनिटी कहूंगी। पॉपुलर सोवरेनिटी हमेशा लोगों के साथ होती है, लेकिन पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों के साथ भी हो सकती है, कहीं कहीं पे, कहीं पे मिलिट्री के साथ हो सकती है, कहीं पे सिर्फ एक पार्टी का बहुत असर है, कहीं पे कोई एक ग्रुप है, कहीं पे कोई एक बंदा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Political sovereignty reflects the actual power at work. For example, our constitution may legally assign power to a parliament, but in practice, decision may be heavily influenced by military leaders, corporations, or interest groups. Actual power at work मतलब लॉज बन रहे हैं, और लॉज बनवाता कौन है, पॉलिटिकल, जो आपका सोवरेन होता है, जिसके पास पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असाइन करती है पार्लियामेंट को कि यार आपने लॉ बनाना है, आप सोवरेन हो, लेकिन अब पता तो नहीं ना कि पार्लियामेंट को पीछे से कौन गाइड कर रहा है, कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपने किस तरीके के लॉज बनाने हैं। ये कोई भी मिलिट्री लीडर्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन, इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो आपके यहाँ पे आपसे पूछा आपकी कंट्री में कौन है पॉलिटिकल सोवरेन, तो ये कभी कभी बताना बहुत ही कंफ्यूजिंग सा होता है। कहीं कहीं पे लोगों को पता होता है पॉलिटिकल सोवरेन कौन है, कहीं कहीं पे नहीं पता होता है, और जहां पे लोगों को पता होता है तब भी असल में पता नहीं होता कि पॉलिटिकल सोवरेन असल में है कौन। इतनी बड़ी गेम होती है ये, ठीक है। Therefore, political sovereignty represents the constantly changing balance of power between the government and the influential entities within a state. मैंने आपको भी तय बहुत फ्लूइड होती है आज। लीगल सोवरेनिटी पार्लियामेंट के पास ही रहेगी हमारी कंट्री में, लेकिन हम पॉलिटिकल सोवरेनिटी को ये नहीं कह सकते वो हमेशा से यही रहेगी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी चेंज होती रहती है, कभी कौन पावरफुल ऊपर आ जाता है, मतलब जिसके पास चांस है, जो ऊपर आ गया, जिसकी बात, जिसका जो है ना पलड़ा भारी है, वही पॉलिटिकल सोवरेन है, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या है, वेगनेस एंड अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने अभी बोला है कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता ये, ठीक है। Political sovereignty lacks a clear definition and it is hard to identify as it shifts across various actors and institutions और इवन पब्लिक ओपिनियन। अगर हम पब्लिक ओपिनियन का बोलते हैं तो पब्लिक ओपिनियन भी तो खुद का नहीं होता ना, पब्लिक ओपिनियन को तो मीडिया चेंज कर देता है, कभी पब्लिक ओपिनियन को कोई और ग्रुप चेंज कर देता है, कभी कोई वेबसाइट से वो देखते सब चेंज हो जाते हैं, कोई भी इंस्टिगेट करके पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर सकता है। इंस्टीट्यूशन मतलब कि ये कहीं पे भी फिक्स नहीं है पॉलिटिकल सोवरेनिटी, ठीक है। Unlike legal sovereignty, which is clearly vested in formal institutions like parliament and constitutions, political sovereignty is more ambiguous and elusive. Political sovereignty बहुत ही वेग होती है, अनसर्टन होती है, मतलब बता नहीं सकते कौन पॉलिटिकल सोवरेन है। हाँ, आप लीगल सोवरेनिटी को बता सकते हो। दूसरा है अनडेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस बहुत होता है पॉलिटिकल सोवरेनिटी के ऊपर। देखो
अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है, आप कह तो रहे हो कि लोगों के पास है भाई पावर के वो लॉ बनवाता है, लेकिन असल में लोगों को छोड़ के कोई और इंस्टीट्यूशन या कोई मिलिट्री या कोई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप अगर पार्लियामेंट से लॉज बनवा रहा है तो ये तो अनडेमोक्रेटिक हुआ ना। तो ये पॉलिटिकल सॉवरेन के साथ ये जो अब्यूज ऑफ पावर आप कह सकते हो, ठीक है। नॉन इलेक्टेड पार्लियामेंट तो हम इलेक्ट करके भेजते हैं ना, मतलब कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, पार्लियामेंट को हमने इलेक्ट किया, अब पार्लियामेंट ला हमारी बिल से बनाएगी ना, कहा तो यही जाता है। लेकिन अगर हमारी बिल से ना बना रही है तो मतलब क्या है, ये अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हुआ ना। जिन लोगों को हमने इलेक्ट नहीं किया वो उन लोगों से लाज बनवा रहे हैं जिनको हमने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में बैठाया है, तो अनडेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस होता है। नॉन इलेक्टेड ग्रुप्स लाइक द मीडिया, corporations, or the military often hold significant power undermining democratic processes. For example, powerful interest groups, media, the military, or corporation may exert more influence over the state than the actual electorate. Actual electorate मतलब कि लोग, electorate जो लोग होते हैं, मतलब कि लोगों से ज्यादा इन इनका इन्फ्लुएंस होता है। अगर मीडिया का इन्फ्लुएंस है मतलब पॉलिटिकल सॉवरेन तो मीडिया हुआ, लोग तो ना हुए। या अगर मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है तो पॉलिटिकल सॉवरेन तो मिलिट्री भी, मतलब कि पार्लियामेंट हमारी नहीं बल्कि मीडिया, किसी कॉरपोरेशन, किसी एक इंटरेस्ट ग्रुप, किसी प्रेशर ग्रुप, मिलिट्री लीडर उनकी बात सुन रही है, मतलब हमारी तो नहीं सुन रही। तो डेमोक्रेसी जो है या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो इलेक्टोरेट लोग होते हैं सोवरेन, पर हमारी बात नहीं सुन रहे बल्कि उनकी बात सुन रहे, तो मतलब ये तो अनडेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस हुआ ना, ठीक है। दिस कैन अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय अलाउइंग नॉन इलेक्टेड बॉडीज टू wield disproportionate power over political decisions। दूसरा है वोलाटाइल पब्लिक ओपिनियन का, जैसे मैंने बताया वो बहुत ही वोलाटाइल होता है, वो चेंज होता रहता है। अभी रात को पब्लिक ओपिनियन कुछ होगा और सुबह आप उठेंगे तो पब्लिक ओपिनियन, आप सोशल एप्स पे देखोगे पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल 360 डिग्री पे घुमा हुआ नजर आएगा आपको। बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल होता है, फ्लेक्सिबल होता है बहुत। तो वोलेटिलिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन एक क्रिटिसिज्म है इसको। अगर जो लोग कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें पता है यहाँ पे पार्लियामेंट लोगों की विल से ही बनाती है ला, तो मतलब वहां पे फिर लोग हैं पॉलिटिकल सॉवरन। लेकिन लोगों का जो ओपिनियन है वो तो बहुत ही वोलेटाइल होता है, वोलेटिलिटी आपको नजर आएगी, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, मतलब फिर तो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब तो यही है। Another critique is the volatile nature of public opinion, which often forms the basis of political sovereignty in democracies. Public opinion is subject to change due to media influence, propaganda, or momentary trends, making political sovereignty unstable. As a result, governments may face difficulty making long-term decisions based on such fluctuating influences. तो जहाँ पे अगर किसी कंट्री में वाकई में पॉलिटिकली सोवरन लोग हैं, लोगों का ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है, फिर वहां पे लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों का ओपिनियन तो सुबह के टाइम जो है कभी रात को चेंज, कभी सुबह चेंज, कभी 2 हफ्ते बाद चेंज, कभी 2 महीने बाद, 6 महीने बाद चेंज, कभी भी चेंज हो जाता है, कोई भी चेंज कर सकता है, प्रोपेगेंडा हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो जाहिर है। Political sovereignty can influenced by hidden or informal sources of power, for example, influential leaders, political elites, or corporate interests, making it hard to hold those forces accountable। आप political sovereign को किस तरीके से accountable बनाओगे, आपको पता ही नहीं है political sovereign अगर क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। Unlike legal sovereignty, who is bound by constitutional checks and balances, political sovereignty can operate outside of formal legal structures, leading to unchecked or shadow governance। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल सॉवरेनिटी की बात है कि जो लॉ बना रहा है वो लीगल सॉवरन है, और लीगल सॉवरन को चेक भी किया जाता है। जैसे हमारी पार्लियामेंट हमारी लीगल सॉवरन है, पार्लियामेंट को कौन चेक करता है, एग्जीक्यूटिव भी करती है, जुडिशरी भी करती है, ऐसा ही है ना। और लोग भी काउंटेबल बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि हमारे सवालों के आप जवाब दे अगर आपने गलत किए। लेकिन पॉलिटिकल सॉवरेन को आप कर सकते हो, उसके बारे में तो कोई फॉर्मल लॉ नहीं है, कोई फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप उनको तो मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी ना, आप उनको अकाउंटेबल नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर, ये बहुत बड़ा मसला है। एक कंट्री में कोई 10 पॉलिटिकल सॉवरेन भी हो सकते हैं। अगर सोचे पार्लियामेंट ने लॉ बनाना है और पीछे 10 पॉलिटिकल सॉवरेन खड़े हैं, आप मिलिट्री ले ले, कोई एक इंटरेस्ट ग्रुप ले ले, मीडिया भी है, और फिर पब्लिक ओपिनियन भी है, और वो 3 4 लग गए हैं भाई, एक कह रहा है ये लाभ ना, दूसरा प्रेशर दे रहा है ये लाभ ना, तीसरा प्रेशर दे रहा है, मतलब फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर होगी। वहां पे पार्लियामेंट को बहुत सफर करना पड़ता है बिल पास करने के लिए। देखो
In many cases, political sovereignty is not concentrated in a single entity but is dispersed across various competing groups. For instance, political parties, media outlets, pressure groups, and powerful individuals. This fragmentation can lead to political instability and a lack of coherence in governance. फिर जो गवर्नेंस, आप पार्लियामेंट कभी आप देखें ना, पार्लियामेंट अजीबो गरीब ला पास कर देती है, वो शायद इसी वजह से करती है कि जो पोलिटिकल सॉवरन दो तीन होते हैं, तो वो इतना अजीब सा एक बिल पास होगा, उसमें हजार तरह के पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स समझ नहीं आएगा कौन सा किससे मिल रहा है, कौन सा किससे मिल रहा है, क्योंकि सबको खुश करना होता है पार्लियामेंट को। फिर तो लीगल सॉवरन के पीछे कौन होती है हिडन पावर? पॉलिटिकल सॉवरन। पॉलिटिकल सॉवरन क्या सिर्फ एक होता है? नहीं, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। असल में वो बता रहा होता है, अगर पॉलिटिकल सॉवरन लोग हैं तब भी थोड़ी सी डमाडोल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बार बार चेंज होता है। ठीक है, चलो, पॉलिटिकल सॉवरन मैंने आपको बता दिया है। एंड पे वही जो मैं दोबारा बात बोलूंगी कि मैं कंपैरिजन करूंगी पॉलिटिकल सॉवरन के दरमियान और लीगल सॉवरन के दरमियान एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी के दरमियान। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको तीन करा दिया है, टिटुलर वर्सेस एक्चुअल, लीगल, पॉलिटिकल। अब मैंने आपको पॉपुलर सॉवरेनिटी करानी नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट में आपको सिविल सॉवरेनिटी कराऊंगी, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आपने कमेंट में लाजमी पूछना है, वरना जिनके पास मेरा नंबर है वो वहां पे पूछ ले, वरना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे पूछ ले, जहां भी पूछना चाहे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।